going to discuss the topic of conditional probability। जो आपको डिस्कस मैथमेटिक्स में जो सब्जेक्ट है उसमें एक टॉपिक आता है probability। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल probability। कंडीशनल probability बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जितने फॉर्मूले बनेंगे, उससे आपके मोस्टली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट अगर अगर होते हैं तो उसमें आप क्या फॉर्मूलास अप्लाई करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन में आपको किस तरह के क्वेश्चंस अप्लाई, किस तरह के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। एंड आफ्टर दिस सेशन आई विल आल्सो गिव यू वन सेशन in which we are going to discuss some question based on the conditional probability। so आइए स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। लेट्स सपोज कंडीशन का मतलब है, जैसे हमें ये गिवन है प्रोबेबिलिटी ए, एक इवेंट है कि आपके किंग अकर होने चाहिए अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। तो कितने किंग्स होते हैं हमारे पास? 4 किंग्स होते हैं 52 कार्ड में से, दैट इज 1/30। ये एक प्रोबेबिलिटी हो गई। अब अगर हम बोले कि पीबी, जो पीबी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड कार्ड। अब रेड कार्ड ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? किंग अकर होने की। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं रेड, तो रेड किंग होने चाहिए। तो रेड किंग के लिए आपको ये पता है कि आप एक इवेंट ए हो गया, एक इवेंट बी ऑलरेडी पता है कि जो किंग की प्रोबेबिलिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अगर हम पी ए बाय बी कर दें, पी ए बाय बी क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। दैट मीन्स कि किंग भी होना चाहिए और रेड भी होना चाहिए। तो किंग कितने होते हैं? 4, और 4 में से रेड कितने होते हैं? 2। और पी बी यानी कि रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 26। तो ये क्या आ गया? 1/13। तो बी क्या था? रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, और ए क्या है? किंग होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर हमें रेड किंग निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/30, दैट इज 2/26। तो ये हमें, तो यानी कि बी हमें ऑलरेडी पता है, ए हमें निकालना है। जब भी ऐसी कंडीशन हो कि आपको बी गिवन, ए गिवन बी, दैट मीन्स कि अकरेंस ऑफ ए क्या होगा अगर द इवेंट बी इज ऑलरेडी हैपेंड। बी आपका ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है, बी के बारे में ऑलरेडी हमें पता है। अगर हमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है, उसके रिस्पेक्ट में हमें कुछ नया रैंडम निकालना है, तब वहां पर लगती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पी ए स्लैश बी का मतलब है बी हमें फाइंड आउट, बी हमें ऑलरेडी पता है, ए हमें फाइंड आउट करना है। तो इस केस में हम इन दोनों में कुछ कॉमन सोचेंगे। अगर हमें बी पता है तो ए और बी में जो कॉमन पार्ट हो वही तो लेके चलेंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी, ये फॉर्मूला होता है ए गिवन बी। ऐसे ही अगर हमें बी गिवन ए निकालना हो तो बी गिवन ए का मतलब हमें ए पता है, तो जो हमें ऑलरेडी पता है वो आपका डिनोमिनेटर बनेगा, जो हमें नहीं पता है उसके रिस्पेक्ट में आप इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, वो आपका न्यूमरेटर बनेगा। तो इट्स वेरी सिंपल, पी ए गिव्स बी, दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, एंड पी बी स्लैश बी, दैट मींस पी ए बी डिवाइड बाय पी ए। तो ये तो हुआ फॉर्मूला जब हमें एक कंडीशन गिवन हो, दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है, अब ये तो उस केस में है जब ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है, कंडीशन है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक इवेंट हो चुका है बट उनका आपस में कोई लेना नहीं, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना। लेट्स सपोज कि हमारे बैग में बहुत सारी बॉल्स हैं, 5 रेड है, 3 ब्लू है, 4 आपकी ब्लू है, तो हमें इसमें से बॉल निकालनी है। अब एक बार तो प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल निकालने की, एक बार है व्हाइट बॉल, तो दोनों अलग अलग केस हो गए। तो जब इंडिपेंडेंट केस होते हैं तो उनमें इतने इंटरसेक्शन तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, जब आपस में कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो भी 0 नहीं होगी। तो उस केस में अगर आप पी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, जो कि आपका पी ए स्लैश बी इंटू पी बी होगा, उस केस में पी ए इंटू पी बी आपका आंसर आ जाएगा। ये कैसे आया? अगर हम
पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर से निकाले हैं तो ये आ जाएगा पी ए स्लैश बी इंटू पी बी, और पी ए स्लैश बी क्या होता है, पी ए बाय बी आपका यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके पी ए, क्योंकि हमें पी और पी बी इंडिपेंडेंट है तो उस केस में हम इसे ओनली पी ए लिखेंगे, तो ये पी ए और पी बी के इक्वल आ जाएगा। इसीलिए पी ए एंड बी में इक्वल टू पी ए इंटू पी बी लिखते हैं जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। नाउ अगर पी ए बाय बी निकालना है और अगर इंडिपेंडेंट है तो क्योंकि बी का कोई मतलब नहीं है, बी डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ए गिवन बी तो बी के होने या ना होने का हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है। चाहे बी ऑलरेडी हैपन हो चुका है उसके बेस पे हम ए निकाल रहे हैं, बट क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है तो पी ए स्लैश बी इज इक्वल टू पी ए होगा, ऐसे ही पी बी स्लैश ए इज इक्वल टू पी बी होगा। अगर हमें दो इवेंट का यूनियन निकालना है, ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए, तो हम ऑलरेडी हमें पता है कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है 1 माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर हम इसको इस कंटेक्स्ट में निकाल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और ये चीज हम अभी यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे कि पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार को जब भी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम ए बार इंटू पी बी बार लिख सकते हैं, राइट। चलिए एक नई चीज है हमारे पास कि अगर एक इवेंट तो हमारे पास है, दूसरा इवेंट नल है, कोई इवेंट ही नहीं हुआ है, एक इवेंट क्या है, नल, तो उस केस में अगर हम पी ए इंटरसेक्शन फाई निकालें, क्योंकि ये इवेंट तो कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब हम ऑलरेडी क्या निकाल रहे हैं, कभी भी ए और फाई का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई, यानी कि आपको कॉमन ढूंढना है। एक इवेंट ये काम हो रहा है और एक कुछ भी नहीं हो रहा, तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं। कॉमन फाइंड आउट कर, जब एक जगह कुछ है ही नहीं तो दूसरी जगह से भी हम क्या, कुछ नहीं होगा, दैट मींस ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू ऑलवेज फाई आता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज ऑलवेज 0, तो इसको लिख सकते हैं पी ए इंटू पी फाई इज इक्वल टू ऑलवेज 0। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि पी ए इंटू पी फाई 0 होता है, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू 0, यानी कि हमेशा जब भी हम इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ रहे हैं और बीच में आपका इंटरसेक्शन है तो जो भी इसके दोनों इवेंट होंगे उनका ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन होगा अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब चाहे तो आप पी ए इंटरसेक्शन बी बार ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बार, आप पी ए बार इंटरसेक्शन बी ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू पी ए बार इंटू पी बी, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार ले लीजिए, पी ए बार इंटू पी बी बार। तो कभी भी अगर इंटरसेक्शन है और इंडिपेंडेंट इवेंट है, सिंपल सा फॉर्मूला, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। हमेशा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको कुछ ज्यादा फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे आपका यहाँ पर हो, यहाँ पर, या फिर ये वाले फॉर्मूले हो। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर हम फाई स्लैश बी, यानी कि बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, हमें कुछ भी नहीं पकड़ना है, यानी कि ए फाई मतलब कोई भी इवेंट नहीं हुआ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी करने का तो ऑलरेडी वो 0 ही होगी, तो फाई स्लैश 0 इज फाई स्लैश बी इक्वल टू 0। अब लेट्स सपोज आपको ए बार स्लैश बी निकालना है, तो कभी भी अगर आप ए बार निकालते हैं तो 1 माइनस पी ए बाय बी होगा, अगर आप पी ए बाय बी निकाल रहे हैं और हमें ए बार बी पता है तो 1 माइनस पी ए बार बाय बी होगा, तो ये दोनों आपस में अपोजिट, दैट मीन्स हम यहाँ से ये चीज भी लिख सकते हैं कि पी बी बार अपॉन ए प्लस पी बी अपॉन ए इक्वल टू 1, यानी कि क्योंकि दोनों पी बी बार ए पी बी स्लैश ए इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि ए इवेंट बी बार गिव्स ए, बी गिव्स ए इक्वल टू 1 होता है, तो पी बी बार स्लैश ए इक्वल टू 1 माइनस के पी बी अपॉन ए लिख सकते हैं, या पी बी बाय ए इक्वल टू 1 माइनस के पी बी बार अपॉन ए, यानी कि जो भी आपका न्यूमरेटर होगा वो इक्वल टू होता है उस 1 माइनस के बार, यानी कि ए बार है तो 1 माइनस के पी अपॉन बी, अगर पी बी बार अपॉन ए होता तो 1 माइनस के पी बी अपॉन ए होता, राइट। तो अगर आपको इस तरह कुछ इवेंट कैलकुलेट करना है तो आप 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। अब नाउ
ऐसा होता है कि दो इवेंट का यूनियन करना है, ऐसी कंडीशन गिवन है और हमें एक दूसरी कंडीशन हमें ऑलरेडी पता है। तो एक कंडीशन हमें पता है, बी के बारे में हमें नॉलेज है, A1 यूनियन A2 हमें फाइंड आउट करना है। तो A1 यूनियन A2 रिस्पेक्ट B, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो ये क्या होगा, P A1 अपॉन P, यानी कि A1 B के एस्पेक्ट में क्या होगा, A2 B के एस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन B। जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं वो यहाँ पर इंटरसेक्शन अपॉन B हो जाएगा, राइट। ऐसे अगर यहाँ पे P A इंटरसेक्शन B बार अपॉन C प्लस P A इंटरसेक्शन B अपॉन C है, तो वो क्योंकि दोनों C के रेस्पेक्ट में है और B और B बार 1 हो जाता है, इससे ये इक्वल टू होगा A अपॉन C। यानी कि आप यहाँ से याद रख सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर हमें इस तरीके की कंडीशन बन रही है तो यहाँ पर क्योंकि B बार और B दिया गया है तो ये A स्लैश C के इक्वल होगा। अगर यहाँ पर P A बार इंटरसेक्शन B स्लैश C और P A इंटरसेक्शन B स्लैश C होता तो ये इक्वल हो जाता P A बार A एंड B, ये हो जाता P B स्लैश C के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर A बार और A 1 हो जाता तो ये B अपॉन C। तो यानी कि जो भी आपका इवेंट के दोनों सेट दिए गए हैं B और B बार A या A बार, यानी कि होने की प्रोबेबिलिटी, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, उस केस में ये इक्वल टू P B बाय C हो जाता, राइट। नेक्स्ट P A इंटरसेक्शन B बार में ऑलरेडी डिस्कस की, यहाँ पर ये हमेशा जब भी इंटरसेक्शन का साइन होगा तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट सेट। तो दिस इज नॉट एनी डिफिकल्ट, ये आप कर सकते हैं इजीली। ये भी हमने आपको डिस्कस कर लिया कि P B बार अपॉन A, यानी कि P B बार अपॉन A प्लस P B अपॉन A इक्वल टू 1 होता है। तो इसी से हमने ये केस, अब देखिए क्योंकि P इंडिपेंडेंट, अगर P इंडिपेंडेंट है A के लिए तो P B स्लैश A को हम P B लिख सकते हैं, राइट। तो P B बार स्लैश A इज इक्वल टू 1 माइनस के P B हो जाएगा, और 1 में से अगर P B को माइनस कर देंगे तो इक्वल टू किसके आ जाएगा, P B बार के। तो B B बार स्लैश A, अगर A इंडिपेंडेंट है तो उसको डायरेक्ट आप P B बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला सेट्स ऑफ कंडीशनल सेट एंड द इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इसमें रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सोचना है कि किस जगह पे हमें किस तरीके से क्वेश्चंस में हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, वो आपको क्वेश्चन के साथ ज़्यादा समझ में आएगा। इस सेशन में हमने सिर्फ ये फॉर्मूले डिस्कस करे हैं। मेन फॉर्मूला आपका P A बाय B है या P B बाय B, और इंडिपेंडेंट के फॉर्मूले भी डिस्कस करे हैं। इंडिपेंडेंट के सेट में फॉर्मूले बहुत ईजी हैं, बट आपको ये समझना होगा कि किस क्वेश्चन में हमें वो इंडिपेंडेंट से गिवन है, किस क्वेश्चन में नहीं। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, फॉर्मूले अच्छे लगे हैं तो उसको सेशन को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और प्रैक्टिस करिए अकॉर्डिंग टू दीज फॉर्मूलाज। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। और नई क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।